जोधपुर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्मेनोरिया। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन क्या है, मतलब कौन सी कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहेंगे। उसके बाद कितने टाइप का डिस्मेनोरिया होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इनको हम डिटेल में देखेंगे। देन ओवेरियन डिस्मेनोरिया और एक और डिजीज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिसमिनोरिया, डिस मतलब किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट अगर है, एंड मिनोरिया दैट इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उस कंडीशन को हम डिसमिनोरिया कहते हैं। अब बात आती है कि पेन, क्योंकि पेन जो है उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब पेन को हम नहीं नाप सकते हैं कि 1 डिग्री पेन, 2 डिग्री पेन। तो वो पेन का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए कि वो पेशेंट की या किसी भी फीमेल की जो उसकी रूटीन एक्टिविटीज हैं, भले स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इन सब को वो अफेक्ट अगर कर पा रहा है, मतलब पेन का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि पेशेंट जो काम पहले कर पा रही थी आराम से, उसमें उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। बेसिकली इसके दो टाइप हुए होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो कंडीशन है जब पेशेंट को कोई आइडेंटिफिएबल पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, मतलब पेशेंट को कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उस कंडीशन में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। अगर इसके इंसिडेंट की बात हम करें तो इंसिडेंट इसके 15 to 20% है। अब बात आती है कि जब पेशेंट को कोई पेल्विक पैथोलॉजी है ही नहीं, तो फिर कॉज ऑफ पेन क्या होगा। इसके कॉज की अगर हम देखें तो मोस्टली पहले हमें इंसिडेंट के बारे में देखना होगा। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी डिस्मेनोरिया मोस्टली एडोलसेंट गर्ल्स में मिलता है, ओव्यूलेटरी साइकिल्स में मिलता है, एंड फॉलोइंग डिलीवरी या फिर फॉलोइंग प्रेगनेंसी यूजुअली प्राइमरी डिस्मेनोरिया ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कंडीशन में जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो डिसरिदमिक होते हैं, और उसकी वजह से यूटेराइन मसल फाइबर्स जो है उनमें हाइपोक्सिया डेवलप होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में। इसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या कारण रहे होंगे। तो उन कारणों को अगर हम थोड़ा लिस्ट बनाएं तो उनमें से जो सबसे पहला कारण हमें समझ आता है वो ये, जैसा कि ड्यूरिंग एडोलसेंट ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा मान सकते हैं कि उस दौरान जो पेन थ्रेशोल्ड है, मतलब पेन को बियर करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ एडोलसेंस के दौरान दूसरे टेंशन्स, एंजाइटी, उन सब की वजह से भी हो सकता है पेन के लिए पेशेंट ज़्यादा प्रोन हो, पेशेंट को ज़्यादा पेन के बारे में फीलिंग हो। अब बात करते हैं एबनॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मायोमेट्रियम की। यूटेराइन लाइनिंग हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूट्रस की जो दीवार है उसमें इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम। और यूट्रस में सब म्यूकस लेयर नहीं होती है, मतलब एंडोमेट्रियम का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है वो मायोमेट्रियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। एंडोमेट्रियम को अगर हम बांटे, सॉरी मायोमेट्रियम को अगर हम बांटे तो वो दो उसके हम टाइप देख सकते हैं। एक वो मायोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है उसको हम कहते हैं सब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम, और एक आउटर मायोमेट्रियम। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। जो सब एंडोमेट्रियल लेयर होती है उसी लेयर को हम जंक्शनल जोन या जेजेड ये भी कहते हैं। और प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में ये देखने को मिलता है कि वहां पे, मतलब इस जंक्शनल जोन में हाइपर पेरिस्टालसिस जो है वो बाकी के मायोमेट्रियम के कंपैरिजन में ज्यादा मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो इरेगुलर उसकी थिकनिंग होती है, साथ ही वहां पे हाइपरप्लेसिया होता है, और ब्लड सप्लाई भी कम होती है या फिर लेस वेस्कुलरिटी इस एरिया में देखने को मिलती है। इन सब के वजह से, मतलब ये जो इरेगुलर थिकनिंग हो रही है, हाइपरप्लेसिया हो रहा है और ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं है, इस वजह से इस जंक्शनल जोन में डिसपेरिस्टालसिस, हाइपर एक्टिविटी, ये सब देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली इनकी वजह से मसल फाइबर में हाइपोक्सिया एंड देन लास्टली मैनिफेस्टेशन ऑफ पेन। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल की।
प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनकी ओवर एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक फैक्ट हम देख सकते हैं कि सर्वाइकल डायलिटेशन करने के बाद या फिर फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है या ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए। इस दौरान हम देखते हैं, क्योंकि जब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होती है तो उस दौरान वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, PGF2 अल्फा, PGE2, ये सब। इनमें से जो PGF2 अल्फा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। इसकी वजह से वहाँ पे इश्चीमिया डेवलप होगा, कहाँ का, मायोमेट्रियम का। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो पेशेंट प्राइमरी डिस्मेनोरिया की है या जिन पेशेंट्स में प्राइमरी डिस्मेनोरिया है उनमें या तो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है या फिर इन मायोमेट्रियम में इनके लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेम ऐसी ही कंडीशन हमें वैसोप्रेसिन्स के या एंडोथिलिन्स, क्योंकि ये सब प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर हो, ये सब को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के जो पेशेंट्स हैं उन सब में इनका जो नॉर्मल मैग्नीट्यूड है, उस नॉर्मल जो अमाउंट है उससे बढ़ जाते हैं ये सब, जिसकी वजह से यूट्राइन हाइपर एक्टिविटी, डिसरिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस वहाँ पे होंगे, देन अल्टीमेटली इश्चीमिया एंड हाइपोक्सिया, और ये सब लास्टली रिजल्ट होगा पेन के मैनिफेस्टेशन में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मोस्टली प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो पेशेंट्स होती हैं वो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, और मिनार्की होने के 2 साल के अंदर अंदर प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेशेंट को होता है। इसका रीज़न ये है कि विद ऑनसेट ऑफ मिनार्की जो इनिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो एनओव्यूलेटरी होती हैं, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में ये एक बात है कि ये मोस्टली कन्फाइंड है ओव्यूलेटरी साइकिल्स के लिए। सो जो इनिशियल पीरियड्स होंगे वो पेनफुल नहीं होंगे। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को डेवलप होने में 2 साल का टाइम लग सकता है, या विद इन 2 years पेशेंट को प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि ये डिजीज़ जो है ये अपर क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि उन पेशेंट्स में पेन के लिए जो बियरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो ये भी एक माना जा सकता है कि ये एफ्लुएंट सोसाइटी से रिलेटेड कंप्लेंट है। देन अगर हम पेन की बात करें तो पेन का जो ऑनसेट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के कुछ घंटे पहले होगा। देन ये 24 to 48 आवर्स तक परसिस्ट कर सकता है। साथ ही पेन की जो नेचर है वो होगी स्पाज्मोडिक टाइप ऑफ पेन, और यह पेन लोकेशन वाइज लोअर एब्डोमेन में रहेगा, एंड देन इसका रेडिएशन जो है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई तक हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को कुछ सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट्स, फॉर एग्जांपल नोजिया हो गया, वोमिटिंग, फटीग, डायरिया, हेडेक, ऐसे भी कंप्लेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस हैं तो पेशेंट को कोल्ड स्वेट, ओकेजनल फेंटिंग या फिर रेयर चांसेस में सिनकोप या कोलैप्स जैसे सिम्टम मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में मेन जो कंप्लेंट है दैट इज पेन ओनली एंड विद एसोसिएशन ऑफ सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट। जैसा कि हमने पहले बात की कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में कोई आइडेंटिफिएबल पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है। तो अगर हम साइंस देखें तो हमें एब्डोमिनल पाल्पेशन या परकशन वगैरह करने से या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से या बाई मैनुअल और पेल्विक एग्जामिनेशन करने से यूजुअली कोई साइन जो है वो पेशेंट में नहीं मिलता है। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब सिंपल एक सोनोग्राफी अगर हम करवाते हैं और उसमें पेशेंट को कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं मिलती है एंड स्टिल अगर पेशेंट को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। अब बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एडोलसेंट गर्ल्स में देखने को मिलता है। इन गर्ल्स में या फिर ड्यूरिंग इस पर्टिकुलर एज ग्रुप पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर ऐसे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी प्रोमिनेंस देखने को मिलती है, तो पेशेंट को साइकोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जाना चाहिए
साथ ही साथ उसकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि उसका पेन थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा बढ़ सके। अगर जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने से और साइकोथेरेपी से भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं है तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए या तो ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स का। ड्रग्स में जो मेन ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स के बारे में। जैसा कि हमने इटियोलॉजी में देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिन फीमेल्स में था उनकी मायोमेट्रियम में PGF2 अल्फा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्टर है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स 2 से 3 दिन पहले ही, पीरियड स्टार्ट होने के 2 से 3 दिन पहले ही अगर पेशेंट को PSI देना शुरू कर दें और ये 3 से 6 साइकिल दें तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मेफेनेमिक एसिड 250 to 500 mg पेशेंट को 8 आवर्ली दिया जा सकता है, या फिर आइबुप्रोफेन जो है 400 मिलीग्राम 8 आवर्ली भी पेशेंट को दिया जा सकता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये ड्रग्स भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट जो ड्रग हम देखते हैं वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशंस भी चाहिए, साथ ही साथ जिनको हैवी पीरियड्स भी हैं और जो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स के लिए या फिर NSAID के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स 3 से 6 साइकिल तक पेशेंट को दी जा सकती हैं। ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हो सकती हैं। बेसिकली ये ओवुलेशन को सप्रेस करेंगी और चूंकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया ओवुलेटरी साइकिल्स में ही देखने को मिलता है तो इस तरीके से यह प्राइमरी डिस्मेनोरिया को भी काफ़ी हद तक ठीक करती हैं। उसके बाद जो दूसरी ड्रग है वो है डायड्रोजेस्ट्रॉन। डायड्रोजेस्ट्रॉन एक्चुअली ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करती हैं, लेकिन इस ड्रग को 5वें दिन से लेकर 20वें दिन तक दिया जा सकता है और यह भी 3 से 6 साइकिल तक दी जा सकती है। अगर ये ऊपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट बताया गया है यह अगर पेशेंट में काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट ऑप्ट किया जाता है वो है सर्जिकल प्रोसीजर्स। सर्जिकल प्रोसीजर्स ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, जिसको कि हम टेंस कहते हैं, इसकी फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके रिजल्ट्स और एनाल्जेसिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, मतलब ये सर्जिकल प्रोसीजर होते हुए भी उससे कहीं सुपीरियर नहीं है। सो इसको बहुत कॉमनली यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर है वो है लेप्रोस्कोपिक यूटेराइन नर्व एब्लेशन। लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में लेप्रोस्कोपिक यूटेराइन नर्व एब्लेशन बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है लेप्रोस्कोपिक प्रीसेक्रल न्यूरेक्टमी। इसके दौरान जो सेंसरी पाथवे है T11 to T12 जो यूट्रस को जाता है उसको कट कर दिया जाता है, लेकिन यह एडेनेक्सल पेन के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं उनको यूज़ करना बहुत हद तक जस्टिफाइड नहीं माना जाता। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वो है डायलिटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया बहुत टाइम आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी और फॉलोइंग प्रेगनेंसी अपने आप ठीक हो जाता है। तो सर्वाइकल डायलिटेशन के थ्रू भी हम पेशेंट सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो हैं उनको डैमेज करके पेशेंट को प्राइमरी डिस्मेनोरिया से रिलीफ करा सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आप डिटेल में DC दत्तास टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।